नमस्कार दोस्तों। पिछले हम लगातार 6 वीडियो में हमने देखा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जबकि अपना चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हम कहानी प्रकाश से शुरू किए थे और प्रकाश का परावर्तन हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हमने किरण पढ़ा, किरण पुंज पढ़ा, परिकिरणन पढ़ा, दर्पण पढ़ा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, दर्पण में किस तरह से परावर्तन होता है ये पढ़ा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, ये भी बातें हमने पढ़ा। दोनों दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं वो भी हमने देखा और आवर्धन भी हमने देखा। फिर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमने संबंध भी देखा और हमने दोनों दर्पणों का उपयोग भी देखा। तो उम्मीद है आपको इतनी सारी बातें याद होगी, और अगर आपको याद इतनी सारी बातें नहीं है तो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपको जब तक पूरी तरह से परावर्तन नहीं पता है तो आप अब अपवर्तन को नहीं जान सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पीछे जितनी भी पढ़ाई हुई है उसको बेहतर से आप पढ़ लें, उसके बाद आप शुरू करें प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, कहानी प्रकाश से ही शुरू हुई थी परावर्तन में, और यहाँ भी कहानी शुरू हम करेंगे प्रकाश से ही। प्रकाश किसे कहते हैं ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी हम जान चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 गुने 10⁻8 मीटर की दूरी तय कर जाएगी। ठीक है, आप इतनी सारे बातें देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि जब प्रकाश चलता है या यूं आप टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश यूं दूर तक जाता है। उसके बाद आप अपने हाथों में रखकर टॉर्च मारी, क्या प्रकाश निकल पाता है? तो आप देखेंगे अपने हाथों की तरफ आपको लाल लाल टाइप से दिख रहा है, मतलब ये कि प्रकाश यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार एक कांच लीजिए, टॉर्च के ऊपर रखिए, मारिए, वहाँ पर आप प्रकाश की लाइट को देखिए किस प्रकार निकल रहा है। तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम अलग अलग माध्यमों में प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में मतलब अलग अलग वस्तु में अगर हम प्रकाश को मारें तो अलग अलग वस्तुओं में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो अपना मेन पॉइंट अभी यही समझ में आया कि अलग अलग वस्तुओं में प्रकाश की चाल अलग होती है। तो अपना एक नोट पॉइंट की बात यही आया। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में मतलब अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग चाल होते हैं। जैसे हवा में देखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि पानी में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वही बात करें कांच में यानी शीशा में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चल रही है। लेकिन आपसे पूछे सबसे अधिक प्रकाश की चाल, अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है तो आप आंसर देंगे निर्वात में या हवा में। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं देखिए, प्रकाश के चलने के अनुसार दो माध्यम हम ले सकते हैं। एक ले सकते हैं विरल माध्यम और एक ले सकते हैं सघन माध्यम। जैसे आपके सामने हम दो वस्तु रखें, ये एक कांच है, ठीक है, ये अपना कांच है और इधर हवा है, तो ये आ रही है प्रकाश,
ठीक, ये आ रही है प्रकाश। अब ये प्रकाश इसमें इंटर कर गया, ठीक है, क्योंकि यह पारदर्शी पदार्थ है। कांच कैसा होता है? पारदर्शी। हम आपको बताए थे कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। पिछले वीडियो लेक्चर आप देखिए, आपको सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश इस माध्यम में मतलब हवा में चल रहा है। अब यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होता है, किसके अपेक्षा? कांच के अपेक्षा। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा विरल माध्यम, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। और ये जो वाला कांच वाला हिस्सा है, जब यहाँ प्रकाश आएगा तो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन प्रकाश ऐसे जाएगा नहीं, बेचारा थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? प्रकाश जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन ला रही है। प्रकाश जैसे ही विरल माध्यम से सरल माध्यम में आती है तो अपने दिशा में परिवर्तन ला रही है, और ये परिवर्तन लाने की जो घटना है इसी को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जबकि सघन माध्यम में विरल की अपेक्षा थोड़ा कम होती है। तो जहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी उस जगह को बोल देंगे ये विरल माध्यम है। लेकिन जैसे ही दूसरी जगह, जैसे मान लिया जाए ये रहा कांच, अब यहीं से प्रकाश ऐसे आया और फिर इधर आ गया, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक है, तो ये वाला हो जाएगा नहीं। जहाँ कम है वो हमेशा सघन माध्यम ही रहेगा, और जहाँ बढ़ जाएगा उस जगह को हम बोल देंगे कि ये कैसा माध्यम है प्रकाश के लिए? तो ये विरल माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाश के चलने के अनुसार आपको दो माध्यम समझ में आ गया होगा कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, विरल माध्यम से प्रकाश, विरल माध्यम में प्रकाश सीधे गुजरती है, ठीक है। अगर विरल माध्यम मिल गया मतलब ठीक ठाक चलने वाला माध्यम विरल माध्यम, तो विरल माध्यम में प्रकाश सीधी गुजरती है। मगर जैसे ही विरल से सघन में जाती है, सघन मतलब जहाँ प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है, सघन में जाती है वह अपने चलने की दिशा, मतलब वह जिस दिशा में चलना चाहिए तो वो दिशा ही बदल देती है, तो चलने की दिशा में परिवर्तन लाती है, ठीक है। तो ये सरल, विरल और सघन, ये दो बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम विरल बोलेंगे तो इसका मतलब है कि उस जगह पे प्रकाश तेजी मतलब ठीक ठाक चल रहा है, और जैसे ही सघन सघन बोले इसका मतलब प्रकाश वहाँ पर चलने की जो गति है वो धीमी हो गई है, ठीक। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आप इसे नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से, या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यहाँ एक माध्यम और दूसरे माध्यम का मतलब है एक सरल माध्यम होगा और एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम होगा और एक सघन माध्यम होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने चलने की दिशा में परिवर्तन लाती है, मतलब जिस दिशा में चलना चाहिए वो नहीं चलती है, कुछ तो परिवर्तन लाती है, तो अपने चलने की दिशा में परिवर्तन लाती है। और प्रकाश के इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है अपवर्तन में।
ठीक है, ये कोई अपना कांच है। अब यहां से आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, ये आ रही प्रकाश की किरण। तो एक बार ध्यान से सुनिए, हम जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से जो टकराती थी, जो किरण किसी से टकरा रही है उस किरण का हम नाम पहले जानते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आप परावर्तन में भी देखे थे कि जो किरण दर्पण से टकरा रही थी उसे ही आपतित किरण कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो किरण आके इस कांच से टकराया, और इधर क्या है, हवा, और जब ये हवा है और ये कांच है तो हवा कैसा माध्यम हो गया, एक विरल माध्यम होगा। ठीक है, और कांच कैसा माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। अब हम ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल कांच से अधिक होता है, तो यहाँ अधिक हो रहा है इसलिए यह विरल माध्यम है, और कांच में प्रकाश की चाल कम जाती है इसलिए सघन माध्यम है। अब प्रकाश को जाना चाहिए था एकदम ऐसे, ठीक, प्रकाश को जाना चाहिए था एकदम इस रूप में, लेकिन प्रकाश ऐसे ना जाकर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस किरण को जाना चाहिए था एकदम से इस लाइन में, लेकिन यह थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया है। अब यह किरण यहाँ से इधर को मुड़ गया है। अब यहाँ पर हम एक डालते हैं अभिलंब। ठीक है, यह है अपना अभिलंब। ठीक है, अब ये आपतित किरण है, तो इस किरण को आप क्या कहेंगे, अब आप इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए ये वाला अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो आप परावर्तन में भी क्या पढ़े थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई। ठीक है, और आई को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, आपतन कोण। ठीक है, परावर्तन में भी हमने देखा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था उसे हम क्या कहते थे, आपतन कोण। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है, लेकिन ये वाली जो घटना हो गई ये हो गया कौन, अपवर्तन, तो ये है आपतन का कोण और इसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण, और यहाँ पर आर, लेकिन यहाँ पर जो अब आर है इसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ रही है, जो किरण इस कांच से टकराया वो आपतित किरण, किरण को यूं सीधा गुजर जाना चाहिए था लेकिन वह मुड़ गया, और जब यह मुड़ गया तो ये वाली जो किरण है अब यह कहलाएगा अपवर्तित किरण, और इसके बीच में हमने क्या डाला, एक अभिलंब, और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब अपवर्तित किरण, ये दोनों किरणों के साथ कोण बना रही है, एक है कोण आई और एक है कोण आर। यहाँ पर जो कोण आई है इसका नाम है आपतन कोण, और आर को हम यहाँ कहेंगे अपवर्तन कोण, क्योंकि यहाँ प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो अब आप देखिए क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ से ये यूं गुजर जाता तो बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर है। बातें समझ में आई, तो आप इस चित्र को उतारिए और इस हिसाब से हम आगे को फिर लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कौन कौन है। फिलहाल आप इसे मिटाइए। ठीक है, उम्मीद है आप चित्र बना लिए होंगे। हम चित्र को अभी रहने देंगे क्योंकि हम अपवर्तन के दोनों नियम को लिखेंगे।
ठीक है, आपतित नियम, आपतित नियम, अपवर्तित नियम, अपवर्तित नियम तथा अभिनम तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा, दूसरा देखिए, आपतन कोण की जया, जया को इंग्लिश में साइन कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब अपवर्तन के जो दूसरा नियम है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इसी नियतांक को कहा जाता है स्नेल का नियम। तो हम चित्र को मिटाएंगे अब। मतलब साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इसको आप पढ़ेंगे म्यू। यहाँ म्यू एक नियतांक है। नियतांक मतलब इसका मान नहीं बदलेगा, फिक्स है। यहाँ म्यू एक नियतांक है जो एक माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बतलाता है। अब ये नया शब्द आ गया भाई कि अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, एक नया शब्द आ गया, अपवर्तनांक क्या है या अपवर्तनांक किसे कहेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर परिभाषा चाहें तो आप यही लिख सकते हैं कि एक नया शब्द आ गया अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या है, साथ में ही समझते चलेंगे। देखिए, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपात को जो निकालेंगे और जो अपना अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, और किसी अन्य वस्तु के चाल के लिए यहाँ प्रयोग करेंगे भी से। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किसी अन्य वस्तु में अगर हम प्रकाश की चाल निकालेंगे और और उन दोनों का अनुपात जो निकल के आएगा उसी अनुपात को हम कहेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू सी बटे भी। अगर आपसे कभी कभी यह भी पूछ लिया जाए कि बताइए दो माध्यमों को अपवर्तनांक बराबर, तो आप अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर बोलिए या सी बटे भी बोलिए। यहाँ सी बता रहा है प्रकाश की चाल को और भी बता रहा है किसी अन्य वस्तु में प्रकाश की चाल को। बातें समझ में आ गई। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे वाली घटना अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।